बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस लॉ पे स्पेशल सेशन करने जा रहे हैं वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इससे पहले कि मैं आपको इसका बैकग्राउंड और बैकड्रॉप बनाऊं जिसके तहत ये इस लॉ की इनेक्टमेंट हुई, हम थोड़ा सा पहले इस पे जो प्रोबेबल क्वेश्चन फार्मुलेट हो सकते हैं जो पास्ट पेपर में आए हैं या फ्यूचर में फ्रेम हो सकते हैं, या वो डिस्टिंक्ट फीचर्स या इसके अंदर जो जुवेनाइल ऑफेंडर के बतौर समटाइम्स विक्टिम एंड समटाइम्स जुवेनाइल के ऑफेंडर जो राइट्स दी गए हैं उन पे कुछ क्वेश्चन फार्मुलेट कर लेते हैं ताकि इसको अटेम्प्ट करने में हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि डिफरेंशिएट अमंग हीनियस ऑफेंस, मेजर ऑफेंस एंड माइनर ऑफेंस। दूसरा, इसके डेफिनेशन क्लास के अंदर सेक्शन 2 के अंदर जो डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं वो इस वजह से अहम है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो इंसर्ट की गई हैं इस लॉ के अंदर, जैसे चाइल्ड, जुवेनाइल, जुवेनाइल ऑफेंडर, डाइवर्जन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, सूटेबल पर्सन, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑब्जर्वेशन सेंटर। इस पे एक क्वेश्चन ये भी फार्मुलेट हो सकता है कि डिस्क्राइब द राइट्स प्रोवाइडेड टू जुवेनाइल ऑफेंडर अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, और इसी पे इसका डिस्टिंक्टिव फीचर का भी क्वेश्चन फार्मुलेट हो सकता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे जो फार्मुलेट हो सकता है जो पास्ट पेपर में आया भी है वो है डिस्क्राइब डाइवर्जन। दिस इज नोवेल कंसेप्ट विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन द लॉज ऑफ पाकिस्तान, और इसके अंदर जो है इंसर्ट किया गया। इससे क्वेश्चन जो फार्मुलेट हो सकता है वो ये फार्मुलेट हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइवर्जन, इन व्हाट केसेस कंप्लेंट अगेंस्ट जुवेनाइल कैन बी रेफर टू जुवेनाइल जस्टिस कमेटी टू डिसाइड द केस थ्रू डाइवर्जन एंड डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ डाइवर्जन। इससे आगे इसके अंदर जो बेल का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो भी डिफरेंट है इन सर्टन एस्पेक्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब the procedure and concessional rights in connection with the bail which are provided under this act to the juvenile offender। इसके अलावा एक सेक्शन 16 पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फार्मुलेट हो सकता है कि what type of orders shall be passed with respect to a juvenile। इसके अलावा जब हम इसका बैकग्राउंड इस इनेक्टमेंट का ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने दो चीज़ें आएंगी, एक यूएन का कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन और दूसरा लैंडमार्क जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इन 2005 एंड रिपोर्टेड एज PID 2005 लाहौर पेज 15। इसी पे ही जो दोनों के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई उस पर क्वेश्चन फार्मुलेट किया है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब सफिशिएंटली प्रोविजन मौजूद थी PPC के अंदर, जैसे सेक्शन 83, 82 और इसके साथ 299A और 299I और इसी तरह 399 CRPC के अंदर, तो फिर ये नया एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। और परसेप्शन ये है कि इस एक्ट ने आके रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। इसको डिस्कस करें। दूसरा, एक ये परसेप्शन भी बन सकती है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं टू द जुवेनाइल ऑफेंडर कि उसको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकती, तो एट द सेम टाइम आप इनकरेज नहीं कर रहे कि वो ऑफेंस ऐसे कमिट करे विच आर पनिशेबल विद डेथ, या ये अप्रीहेंशन नहीं हो सकती कि एक जुवेनाइल ऑफेंडर है ही मे बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द अडल्ट्स के उससे वो ऐसे ऑफेंसेस की कमीशन करवाएं विच आर पनिशेबल विद डेथ। तो क्या ये राइट जो हर शख्स को मौजूद है गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 9 के, उसका लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट दिया जाएगा, तो ये अगर कंसेशन हम देते हैं तो उसको इनकरेज करके वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रिप ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल। अगर ऐसा है तो इसको डिस्कस करें, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं है। तो डी फेलोज, पहले हम जिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमने फार्मुलेट किया हीनियस ऑफेंस, ये सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया है हीनियस ऑफेंस 2G और मेजर ऑफेंस 2M और माइनर ऑफेंस जो है वो 2O। इनकी डेफिनेशन की सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा आपको लेटर ऑन
पता चलेगा कि जब हम इसकी लायबिलिटी का तयन करेंगे या कंसेशन राइट्स जो कि इस एक्ट में दिए हैं उसको प्रोवाइड करने की बात करेंगे, तो उस वक्त इसके राइट्स और कंसेशन विल बी डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री डेफिनेशंस, जिसमें हीनियस ऑफेंस उन्होंने कहा ये 2G के अंदर इस्तेमाल हुआ है, इसको डिफाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऑफेंस जो है वो सीरियस इस नेचर है, ग्रूसम तरीके से उसको कमिट किया गया है, ब्रूटल तरीके से किया गया है, सेंसेशनल तरीके से किया गया है, और वो जिस अंदाज से किया गया है दैट इज आउटरेजियस टू दी कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी, और उसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ है, या उसकी पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या उसकी पनिशमेंट जो है वो अप टू 7 ईयर है, तो वो हीनियस ऑफेंस के जुमरे में आएगा। अब इसके साथ अगर हम मेजर ऑफेंस की बात करें तो मेजर ऑफेंस ये कहा गया कि वो ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद 3 ईयर से ऊपर और 7 ईयर से नीचे, ये मेजर ऑफेंसेस में आएंगे। और इसी तरह अगर कोई ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विद अप टू 3 ईयर्स है तो वो माइनर ऑफेंसेस में आएंगे। तो इस तरह हम इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग जो पनिशमेंट इनकी दी गई है और मैनर जो इनके हवाले से दिया गया है कि ये किस तरह कमिट होंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशन जब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उनके रेफरेंस से ही मैं आपके सामने बयान करता चला जाऊंगा। अगर हम पहले ये डिस्कस करें कि वो कौन कौन से राइट्स हैं और डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो कि जुवेनाइल ऑफेंडर को दिए गए हैं, या वो कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं दिस पीस ऑफ इनैक्टमेंट फ्रॉम अदर इनैक्टमेंट को, उनमें से सबसे पहला ये है कि जुवेनाइल ऑफेंडर को सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर जो जुवेनाइल ऑफेंडर है ही इज विक्टिम, ही शैल बी प्रोवाइडेड लीगल असिस्टेंस एट द एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ द स्टेट, उसको लीगल असिस्टेंस स्टेट का देना जिम्मेदारी है। दूसरा जो हमारे साथ सामने इसका राइट आता है वो ये राइट आता है कि अगर वो अरेस्ट होता है तो विद इन 24 आवर्स उसके गार्डियन को इंटीमेट करना SHO के लिए मैंडेटरी है, और इसके साथ ये भी ज़रूरी है 24 आवर्स के अंदर अंदर बताया जाए कि इसके पास कौन कौन से लीगल राइट्स हैं। इसके आगे जो जुवेनाइल का राइट है वो ये है कि इसका जो ट्रायल है वो एक्सक्लूसिवली किया जाएगा, यानी दूसरे लोगों से मिलाकर नहीं किया जाएगा, ताकि ये दूसरों के साथ इंटरमिंगल ना हो, मिक्सअप ना हो, जिससे इस पर जो अडल्ट ऑफेंडर्स हैं उनकी कंपनी के असरात मुरतब ना हो। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट राइट है वो ये है कि इसका जो केस है वो स्पीडीली एक्सपीडिशियसली जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए, और इसकी अपर लिमिट उन्होंने रखी कि विद इन 6 मंथ्स इसका जो है वो केस डिसाइड होना चाहिए। और इफ ट्रायल कंक्लूड इफ जो ट्रायल कोर्ट है ही दैट इज अनएबल टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 मंथ्स, दैट कोर्ट शैल हैव टू सीक एक्सटेंशन फ्रॉम हाई कोर्ट के मुझे इतना टाइम चाहिए फर्दर इसको कंक्लूड करने के हवाले से। अच्छा, कुछ राइट्स जो है वो दैट आर स्पेसिफिक टू द अरेस्ट ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर, उनमें से पहला क्या है? पहला ये है कि व्हेन ही इज अरेस्टेड ही विल बी केप्ट इन ऑब्जर्वेशन होम। जब डेफिनेशन क्लास में हम ऑब्जर्वेशन होम को देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन होम का मतलब ये है कि वो प्लेस जो स्पेसिफिकली डिटरमिन की जाएगी, एलोकेट की जाएगी कि जब जुवेनाइल ऑफेंडर अरेस्ट होता है तो उसको थाने में नहीं रखा जाएगा बल्कि उसको उस जगह पे रखा जाएगा। ही विल बी डिस्टेंस्ड फ्रॉम द अदर एडल्ट ऑफेंडर्स, और इसके साथ साथ अगर वो रिमांड पे है तो उस पीरियड में भी उसे वहाँ पे रखा जाएगा। ये जगह कोई भी हो सकती है बट दैट इज टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद SHO जुवेनाइल ऑफेंडर के जो गार्डियन है उसको इंटीमेट करेगा उसका कब उसे अरेस्ट किया गया, कहाँ पे उसे अरेस्ट किया गया, क्यों उसे अरेस्ट किया गया, और किस कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ जो SHO है वो प्रॉम्प्टली इंटीमेट करेगा प्रोबेशन ऑफिसर को कि वो कोलेक्ट करे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी वेयर अबाउट्स ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर, उसके एंटीसीडेंट्स, उसका सोर्स ऑफ इनकम, उसका सोशल स्टेटस, किस मिलियो में किस इन्वायरमेंट में वो उसकी ब्राटअप हो रही है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो प्रोबेशन ऑफिसर को भी इन लूप लेगा। इसके आगे इसका राइट ये आता है कि इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के इश्यूज में अरेस्ट नहीं किया जाएगा।
जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इन डेंजर है, तो लोगों को इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है ताकि वो पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को इन डेंजर में न डाले, लेकिन इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। ये इसका राइट है। उसके बाद इसका राइट ये है कि SHO जब रिपोर्ट मुरतब करेगा 173 की, तो उसके दरमियान वो लिखेगा कि कौन कौन से स्टेप्स या मेजर्स इसने लिए हैं इसका केस रेफर करने के लिए टू दी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी फॉर डिसाइडिंग हिज केस एज पर प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। तो ये अपना केस डाइवर्जन के लिए रेफर करवाना ये भी इसका राइट है। ये फेलोज कुछ इसके राइट्स हैं स्पेसिफिक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल। जब हम CRPC के अंदर सेक्शन 496, 497, 498 या 499 जो बेल से डील करते हैं उन सेक्शन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो बेल के प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं वो स्ट्रिक्टो सेंसो इस पर अप्लाई नहीं होते। इसको कुछ कंसेशन दी गई हैं, वो इसके राइट्स हैं कि ये उन कंसेशन को एज अ राइट क्लेम कर सकता है। सबसे पहला ये है कि अगर किसी ये बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होता है तो ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, यानी अगर ये अप्लाई करता है या नहीं करता, इसको शैल बी रिलीज ऑन बेल। लेकिन अगर एप्रीहेंशन ये है कि पर्सन इज इम्प्लीकेटेड इन बेलेबल ऑफेंसेस एंड ही इज रिलीज, तो देयर इज एप्रीहेंशन के ये एक्सपोज होगा टू द क्रिमिनल्स और ये इंटरमिंगल हो जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा विद द क्रिमिनल्स, जिससे इस पर मजीद असरात अडल्ट ऑफेंडर से मरतब हो सकते हैं, ये फर्दर स्पॉइल हो सकता है, तो उस वक्त इसे रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि ही विल बी प्लेस्ड इन द रिहेबिलिटेशन सेंटर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर टिल द मूवमेंट के इसका जो गार्डियन जो है वो ट्रेस आउट हो जाए और फिर इसके गार्डियन को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका गार्डियन ट्रेस आउट नहीं होता तो फिर सूटेबल पर्सन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब सूटेबल पर्सन जब हमने डेफिनेशन क्लास में देखा तो सूटेबल पर्सन से मुराद कोई भी पर्सन है, कोई भी वेलफेयर सोसाइटी है जो कि बच्चों की वेल बीइंग, बच्चों की वेलफेयर, बच्चों की ग्रोथ और बच्चों के राइट्स के लिए काम करती है, वो सूटेबल पर्सन है। जैसे किसी भी अब्दुस्तार एदी सेंटर हो सकता है या कोई भी वेलफेयर सोसाइटी हो सकती है जो कि बच्चों की लुक आफ्टर के लिए काम कर रही है, उसको हैंड ओवर किया जा सकता है जब तक उसका जो गार्डियन है वो नहीं आ जाता। इसके बाद एक और अहम इसका राइट ये है, जैसा मैंने ये पहले कहा कि जब इसके राइट्स की कंसेशनल राइट्स की बात होगी, इसकी लाइबिलिटी की डिटर्मिनेशन की बात होगी, तो उस वक्त दैट विल बी डिसाइडेड विद रेफरेंस ऑफ द मेजर ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस एंड माइनर ऑफेंसेस। अब कहा गया कि अगर ही इज इन्वॉल्व इन मेजर ऑफेंस या माइनर ऑफेंस तो वहां पर ही विल बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंडर ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, यानी वो बेल क्लेम कर सकता है एज अ राइट वहां पे। इसके बाद जब हम देखते हैं इससे आगे इसका राइट वो ये है कि अगर एक जुवेनाइल ऑफेंडर है और उसकी एज जो है वो 16 ईयर से बिलो है तो उसको उसकी बेल जो है वो हीनियस ऑफेंसेस में भी विद होल्ड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ऑफेंडर जुवेनाइल ऑफेंडर जो है उसकी एज 16 से ज़्यादा है तो फिर डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है, वो देखेगी कि अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जहां पर ये किसी हीनियस ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है तो वहां पे एज अ डिस्क्रेशन जो है कोर्ट उसकी बेल को विद होल्ड कर सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी एज जो है वो 16 से ज़्यादा हो। एक और इसकी जो ग्राउंड है जिसको हम स्टैट्यूटरी ग्राउंड अमूमी तौर पे कहते हैं वो ग्राउंड ऑफ डिले, कि अगर इसका केस जो है वो विद इन 6th अनलाइक अदर अडल्ट ऑफेंडर्स जिनकी स्टैट्यूटरी ग्राउंड जो है वो 497 के अंदर दी गई कि अगर वो मर्डर के केस में है तो 2 साल तक, अदर साल तक जो है उनका जो ट्रायल है कंक्लूड नहीं होता, तो फिर उनको राइट अक्रू होता है कि वो एज अ ग्राउंड जो है वो एजिटेट कर सकते हैं फॉर सीकिंग पोस्ट अरेस्ट बेल। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर इज नॉट कंक्लूडेड विद इन 6 months तो उसके पास एक ग्राउंड आ गई जिसकी बुनियाद पर वो बेल एज अ राइट क्लेम कर सकता है। ये फेलोज कुछ राइट्स जुवेनाइल ऑफेंडर के हैं स्पेसिफिकली पिकुलियरली विद रेफरेंस टू इन्वेस्टिगेशन। जब हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि इसकी जब इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन इसकी जो कंडक्ट करेगा वो ऑफिसर शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर,
और इसकी सुपरविजन करेगा या एसपी और या डीएसपी, और इनको असिस्ट करेगा प्रोबेशन ऑफिसर, और प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसकी, जिसको हम सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहेंगे, वो अनेक्स होगी विद द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द एसएचओ अंडर सेक्शन 173। इसके अलावा इसका राइट है कि ये अपनी एज डिटरमिन करवा सकता है, और ये ड्यूटी भी है आईओ की, एसएचओ की और मजिस्ट्रेट की, जिसके सामने फॉर गेटिंग हिज रिमांड जुवेनाइल ऑफेंडर को प्रोड्यूस किया जा रहा है कि अगर एक बच्चा जो जुवेनाइल ऑफेंडर है हु अपीयर्स टू बी अ जुवेनाइल ऑफेंडर, या वो क्लेम करता है कि ही इज अ जुवेनाइल ऑफेंडर, तो आईओ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जैसे उसका स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, उसका ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट हो सकती है, और उसके और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे ये पता चलता हो ये जुवेनाइल ऑफेंडर है, वो कलेक्ट करेगा और अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा। इसी तरह जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट अपनी फाइंडिंग देगा उसकी अपीयरेंस को मद्देनजर रखते हुए कि आया कि ये जुवेनाइल ऑफेंडर लगता है या नहीं लगता, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट को भी कंसीडर कर सकता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज जुवेनियलिटी। अच्छा, इसके बाद जब एक और हम इसका राइट देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूर रखा जाएगा। एक इसका राइट ये है कि जब इसका ट्रायल होगा तो इररेलेवेंट जो जितने भी लोग हैं दे विल बी आउटस्टेड फ्रॉम द कोर्ट। जैसे अदर जब ओपन कोर्ट का हम कंसेप्ट देखते हैं तो एवरीबॉडी हैज़ अ राइट अंडर CRPC के जब ओपन कोर्ट में ट्रायल हो रहा है तो कोई भी बंदा उस ट्रायल को देख सकता है, लेकिन अगर जुवेनाइल का हो रहा है तो इस लॉ के तहत इररेलेवेंट लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। सिर्फ वो लोग जो नेसेसरी हैं फॉर द प्रोसीडिंग, जैसे अहमद, रीडर एक्स्ट्रा, उनको सिर्फ वहाँ पे रखा जाएगा। इसके बाद इसका राइट है सेक्शन 12 के तहत के ये जो जुवेनाइल ऑफेंडर है इसका ट्रायल ये डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट होगी, कीपिंग इन व्यू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। जब उसका ट्रायल कंडक्ट हो रहा है कि इसका जो ट्रायल है वो दूसरे लोगों के साथ ना हो, यानी अडल्ट लोगों के साथ ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी डेवलप हो जाती है, जैसे मैंने एंटी टेररिज्म कोड के ऑफेंसेस की दी, एंटी करप्शन के ऑफेंसेस की दी, जहाँ पे कोर्ट ही एक है, तो वहाँ पर कोर्ट इसको देख सकती है कि इनका इकट्ठा भी हो सकता है। उसके बाद एक और इसका राइट ये है कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस लॉ के अंदर ये पीनल क्लास इंसर्ट कर दिया गया कि अगर कोई इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो वो पीनलाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 13। ये फेलोज कुछ इसके राइट्स ऐसे हैं कि जिसमें अदालत अगर वो अडल्ट होता तो ऑर्डर पास कर सकती थी, लेकिन चूंकि ये जुवेनाइल ऑफेंडर है तो अदालत जो है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकती। ये सेक्शन 16 इसके साथ डील करता है और इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। सबसे पहला क्या है कि जुवेनाइल के मुतल्लिक डेथ सेंटेंस की सज़ा का ऑर्डर जो है वो अदालत नहीं पास करेगी। उसके बाद कोर्ट ये ऑर्डर नहीं पास करेगी कि इसको कमिट कर दिया जाए टू द प्रिजन, या किसी लेबर करवाने का ऑर्डर पास कर दिया जाए, नहीं करेगी, या इसको पुट इन फेटर्स इसको चेन कर दिया जाए, नहीं करेगी। उसके अलावा इससे कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी जिस्मानी सज़ा इसको नहीं दी जाएगी। लेकिन इन सर्टन केसेस अगर ऑफेंस जो है वो हीनियस है या बंदा जो है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो फिर ओनली फॉर 24 आवर्स उसको सोल्टरी कन्फाइनमेंट में, लेकिन फिर भी इसे रिहेबिलिटेशन जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर ही रखा जाएगा। डिफेलोज इसके अलावा जब हम अगर डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन जुवेनाइल फीमेल ऑफेंडर और मेल जुवेनाइल ऑफेंडर, तो इसके अंदर फर्दर फीमेल जुवेनाइल ऑफेंडर को राइट ये दिए गए कि जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसको फीमेल पुलिस ऑफिसर करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन फीमेल पुलिस ऑफिसर करेगी, और इसके साथ साथ उसकी सुपरविजन जो है वो जो प्रोबेशन ऑफिसर करेगा वो भी फीमेल होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर जो जिसमें रखा जाएगा वो भी स्पेसिफिकली फॉर फीमेल जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए होना चाहिए, मेल जुवेनाइल ऑफेंडर्स के रिहेबिलिटेशन से उसे नहीं रखा जाएगा।
इसके अलावा सेक्शन 19 एक बड़ा अहम राइट इसका बयान करता है, वो ये करता है कि अगर इसको कन्विक्शन हो जाती है और ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, उस कन्विक्शन के साथ डिसक्वालिफिकेशन जो है वो अटैच है, तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन रिमूव कर दी जाएगी। मीनिंग देयर बाय कि इफ जुवेनाइल offender is convicted on the basis of that conviction, he will not be disqualified if any disqualification is attached on the basis of that conviction. फेलोज, जब हम इसे देखते हैं तो एक ये भी इसके राइट और डिस्टिंक्ट फीचर में हम कह सकते हैं कि जब इसकी प्रोविजन में इन टोटलिटी हम देखते हैं और उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं, तो इसका सेक्शन जो 23 है वो ये कहता है कि इसकी प्रोविजन जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगी। यानी अगर एनी प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ इज कम्स इन कंट्राडिक्शन विद द प्रोविजन ऑफ जिस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, तो वो ये वाली प्रिवेल कर जाएगी, ओवर राइड कर जाएगी। डिफेलोज, अगर हम अब थोड़ा सा इस बात पे फोकस कर लें कि ये जो डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डाइवर्जन का ये कॉन्सेप्ट जो है ये नॉवल भी है और ये अहम भी है और इस पे क्वेश्चन एक दफ़ा आ भी चुका है और प्रोबेबिलिटी है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जब डाइवर्जन में हम देखते हैं तो इसको 2D के अंदर डिफाइन किया गया और उन्हें कहा गया कि ये बुनियादी तौर पे अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ जुवेनाइल ऑफेंडर है। यानी जब उसकी आपने लाइबिलिटी का डिटर्मिन करना है तो आप एक अल्टरनेटिव प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अल्टरनेटिव प्रोसेस क्या है? उन्होंने कहा है कि वो इसकी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए इसको मुआशरे के अंदर री-इंटीग्रेट और रिहेबिलिटेट करने का प्रोसेस है। जब इसका प्रीएम्बल हम पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल के अंदर भी इसके जो मकसद बनाया गया इसकी इनेक्टमेंट का, वो यही बताया गया कि इसका पर्पज़ ये है टू कंडक्ट ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर एंड टू रिहेबिलिटेट एंड री-इंटीग्रेट दैट जुवेनाइल ऑफेंडर इन दी सोसाइटी। अब ये डाइवर्जन किन किन केसेस में हो सकती है, इसका मेथड क्या होगा, तो वो सेक्शन 9 और 10 के अंदर बताया गया। और ये डाइवर्जन के प्रोसेस को कंडक्ट कौन करेगा? जब हमने इसके सेक्शन 5(3) को पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो SHO है, वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, वो ये लिखेगा कि मैंने ये स्टेप्स, ये मेजर्स लिए हैं टू रेफर द केस फॉर डाइवर्जन। मीनिंग देयर बाय कि ये डाइवर्जन जो है ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन स्टेज पे भी हो सकती है और ट्रायल स्टेज पे भी हो सकती है। और ये डाइवर्जन कैसे हो सकती है? डाइवर्जन का मतलब ये है कि एक फॉर्मल पनिशमेंट है कि अगर एक जुवेनाइल ऑफेंडर एक ऑफेंस कमिट करता है तो PPC के अंदर जो उसकी सज़ा दी गई है उसका फॉर्मल ट्रायल कंडक्ट हो और उस पर उसको इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल कंडक्ट हो, प्रोसिक्यूशन हो, उसके बाद उसे कन्विक्शन हो और सज़ा दे दी जाए। इनफॉर्मल ये है कि विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम पार्टी, द पर्सन विद होम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, उसकी कंसेंट लेने के लिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द वेलबीइंग एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन जुवेनाइल ऑफेंडर्स, आप उसकी कंसेंट के बाद 7 तरीके अपना सकते हैं जो अल्टरनेटिव हैं। वो क्या है कि आप जिस शख्स के साथ ऑफेंस कमिट हुआ है उसको आप कहें कि अगर आप की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो स्नैच हुई है, इम्बेजल हुई है, तो उसको रेस्टिट्यूट किया जा सकता है, आपको रिस्टोर करवाया जा सकता है। दूसरी, अगर उसको कोई डैमेज काज हुई है तो उसकी रेपरेशन आप उसको कंपनसेट कर दें। तीसरा ये है कि रिटर्न या ऑरल अपॉलॉजी हो जाए। चौथा ये है कि आप कोई पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस, ये अदालत ऑर्डर कर देती है या पुलिस वाला ये अंडरटेकिंग ले देता है कि आप इतने दरख्त लगाएंगे, ये फिल्टर प्लांट लगाएंगे लोगों के लिए ताकि लोगों को फैसिलिटेशन होए। एक्चुअली उसको क्या किया जा रहा है, उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंगेज किया जा रहा है विद दी सोसाइटी। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ कहता है जी मेरा इतना खर्चा आ गया, अगर ये खर्चा दे दे तो फिर मैं डाइवर्जन के प्रोसेस को की कंसेंट दूंगा, तो उसको उसका खर्चा दिया जा सकता है। और आखिरी कि उसको जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में प्लेस किया जा सकता है फॉर हिज और हर रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन। अब इसके अंदर ये डाइवर्जन किन किन केसेस में हो सकती है, इसके अंदर ही बताया गया कि डाइवर्जन जो है वो माइनर ऑफेंसेस में हो सकती है या मेजर ऑफेंसेस में हो सकती है, जहां पर
बच्चे की जो एज है वो 16 ईयर से ज़्यादा ना हो। अब ये कौन प्रोसेस कंडक्ट करेगा? इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी इस लॉ ने रिकमेंड की है, सजेस्ट की है कि ये अगर डाइवर्जन का प्रोसेस हो रहा है तो फिर ये कमेटी इन लोगों पर कंसिस्ट ऑफ करेगी और वो फैसला करेंगे। उनमें पहला क्या है, मजिस्ट्रेट ऑफ 30, मजिस्ट्रेट दफ़ा 30, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद बार का कोई मेंबर जिसकी जो प्रैक्टिस है वो 7 साल से कम नहीं है, और सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर या सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ये मिलकर बैठेंगे, ये सारे उसके एंटीसीडेंट्स को, उन सर्कमस्टांसेस को, कंसेंट ऑफ द विक्टिम और इसके रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को, रीइंटीग्रेशन के प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए फिर फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, और उसके लिए वो डाइवर्जन जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, और ये तरीक़ों से डाइवर्जन हो सकती है। अब आखिरी 2 क्वेश्चन जो कि इस जजमेंट की बुनियाद पर या UNCRC यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पे बन सकते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप अगर एक अडल्ट ऑफेंस कमिट करता है तो उसके लिए डेथ है, और अगर एक चाइल्ड जुवेनाइल ऑफेंडर करता है तो उसके लिए नहीं है। तो क्या इसके ज़रिए हम जो अडल्ट है उसको इनकरेज नहीं कर रहे टू कमिट फर्दर मर्डर, या हम फैसिलिटेट नहीं करते दूसरे लोगों को जो कि हैबिचुअल हैं कि वो इसको बतौर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें और लोगों का मर्डर करवाएं, और क्या इससे हम लोगों को डिप्राइव नहीं कर रहे ऑफ देयर राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर सेक्शन 9? तो इसका जवाब ये है कि अगरचे सेक्शन 9 ने ये बात कही है कि नो बॉडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी, और वो इनेक्टमेंट के थ्रू भी नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम आर्टिकल 25 का 3 पढ़ते हैं और 26 आर्टिकल पढ़ते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे ये कहा गया कि स्पेशल लॉ इफ़ इट इज़ मेड फॉर द वेलफेयर, फॉर द ग्रूमिंग, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड वीमेन, तो वो बनाया जा सकता है। मीनिंग देयर बाय कि इफ़ एनी लॉ इज़ बीइंग मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, तो वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि दिए गए हैं। और दूसरी बात, ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, हम UNCRC के सिग्नेटरी हैं, और एज पर बीइंग सिग्नेटरी ऑफ UNCRC ये हम पर मैंडेटरी है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि हम UNCRC की प्रोविजन के मुताबिक जो राइट्स चाइल्ड को दिए गए हैं उसको प्रोवाइड करें अपने इनएक्टमेंट्स के अंदर। ये जितनी भी इसकी प्रोविजंस हैं दे आर either based on the recommendations given by the Honorable High Court under in this judgment reported as PLD 2005 law और page 15, या UNCRC की प्रोविजन के मुताबिक। जैसा मैंने आपको बताया कि उसके आर्टिकल 1 के अंदर ये लिखा हुआ कि ये इसकी एज जो है वो चाइल्ड की वो 18 ईयर्स होगी, और इसी तरह जब हम देखते हैं इसका आर्टिकल 3 और आर्टिकल 40 सब आर्टिकल 3, तो इसके अंदर ये स्पेसिफिक लिखा गया कि एवरी सिग्नेटरी टू दिस डॉक्यूमेंट, एवरी कंट्री विच इज सिग्नेटरी टू दिस डॉक्यूमेंट, वो लॉ बनाएगा, इंस्टीट्यूशन बनाएगा, सेंटर्स बनाएगा, किसके लिए प्रोसीजर्स डिवाइस करेगा, मैकेनिज्म प्रपोज करेगा, जिसके ज़रिए जो जुवेनाइल ऑफेंडर है या जुवेनाइल अक्यूज्ड है उसके राइट्स प्रोवाइड किए जा सकें। ये थे डिस्टिंक्टिव फीचर या इसके सेलिएंट फीचर्स या राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड मैंने आपके सामने रखे।